ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लो। तो अभी तक हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड डिस्कस किया है। देख लो इसमें इंडिकेटर्स वगैरह है, ये सब हो गया है। इंडिकेटर्स, फेनोप्सिलीन का बताओ एसिड पे क्या होता है, कलरलेस, और बेस पे पिंक, रेड नहीं पिंक होता है। ये फेनोप्सिलीन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है ना, या कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर। एसिड पे मिथाइल ऑरेंज रेड कलर और बेस पे येलो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो ये क्लोव वाला एक लाइन बस लिखा हुआ है बुक में, क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल की स्मेल जो है वो किस पे खत्म हो जाती है, एसिड पे तो किसी में नहीं होती है, बेस में इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, क्लोव ऑयल वाली। सब हो गया है। ये वाली भी एक्टिविटी, हाँ नहीं कट पेस्ट किया मैंने, इतनी मेहनत कौन करेगा, जब गूगल पे सब है तो हम मेहनत क्यों करें, जरूरी है करना, क्यों बनाया जाए। क्या तुम्हें तो पेपर में लिखना है ना, मेरे को 10th देना नहीं है ना, मेरे को पढ़ाना है, 10th तुम लोग को देना है, तो लिखोगे तभी नंबर आएगा। ये करा दिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कैसे पता चलता है, पॉप साउंड से। क्या है रिएक्टिविटी का थीम, क्या है, केवल रोशन बताएगा, जिससे पूछूंगा रोशन तुम बताओ क्या थीम है इस पूरी घटना का। रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, मेटल प्लस एसिड, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस वाले कंटेनर में सोप सॉल्यूशन है ना, तो क्यों सोप सॉल्यूशन है बताओ, वाई वी यूज सोप सॉल्यूशन। डायरेक्ट भी तो बबल साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब पॉप साउंड प्रोड्यूस, बबल नहीं, क्योंकि जब सोप सॉल्यूशन देंगे तो हाइड्रोजन गैस थोड़ा ऊपर हल्का होता है ना, तो आपको बहुत चिपका के मुंह पे, तो हाइट पे जाएगा तो यहाँ पे क्लियर बबल साउंड प्रोड्यूस होगा, बस इतना ही रीज़न, प्रिकॉशन वजह से, बचाव के लिए, और कोई रीज़न नहीं। हाउ मेटल रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसमें मैंने कौन सा बताया था, एक्सेल और मार्बल। इसमें आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन था ना वो, कि कंस्ट्रक्टर जो किचन बनाता है तो वो मार्बल क्यों नहीं यूज़ करेगा, क्वेश्चन है आपको जो हैंडआउट दिया था मैंने। तो मार्बल का यूज़ क्यों नहीं करेंगे किचन में बताओ। तो एक तो आपका मार्बल ख़राब हो जाएगा, दूसरा CO2 तो आपको सफोकेशन, इस रूम में CO2 हो जाए तो क्या होगा, घुटन हो जाएगी ना। तो अगर किचन में हमेशा CO2 प्रोड्यूस होता रहेगा तो एक तो सफोकेशन होगा, दूसरा आपका जो फर्स्ट जो आपका वो है CH4 मीथेन, वो बर्न नहीं होगा। कंबशन के लिए CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है, नहीं जलता है, ठीक है। जा एसिड से करेंगे ना, तो कॉपर, क्वेश्चन ये था कि कॉपर में हम खट्टी चीज़ें क्यों नहीं स्टोर करते हैं, ये मेन क्वेश्चन था। साफ करना तो अलग बात है। कॉपर वेसल वाई कैन नॉट यूज फॉर स्टोरिंग मिल्क, अरे कर्ड एंड एसिडिक सब्सटेंस, क्योंकि वो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस आपके फूड को पॉइजनस में कन्वर्ट कर देगा। कॉपर का ऑक्साइड बेसिक होता है, एसिड लगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो साफ हो जाएगा, इसलिए हम एसिड यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग के लिए। तो नींबू रगड़ दो, चमक जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, ये भी बता दिया था, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सब हो गया है एसिड। ये है आपका हाइड्रोनियम आयन वाला, कौन सा एक्टिविटी एनसीईआरटी का 2.9 है ना, 2.9। पानी में एसिड मिलाते हैं या एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। क्यों, अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और उससे जो वेपर प्रोड्यूस होगी वो तुम्हारे हाथ वाथ पे अगर गिर जाती है तो जल जाओगे, ठीक है। इसलिए मिक्सिंग करते हैं, यहाँ पे फोटो बनाए, एसिड मिक्स इन वाटर, ना कि वाटर मिक्स इन एसिड। ये क्वेश्चन है पीएच स्केल। ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए किसका है, तो जीरो का
14 का और 7 का, ठीक है। रेड जीरो का जीरो कहाँ है यहाँ पे, अरे नहीं 1 से, सॉरी 1, 7 और 14, नॉट 0। तो आपके बुक में है जीरो, है ना, जीरो है ना, देखने में स्केल 1 ही है ना, हाँ वही तरह जीरो एनसीईआरटी में है, तो डार्क रेड हो जाएगा और क्या, जो 1 का होगा वही 0 का होगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। व्हाट इज पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर, और कुल मिला के जो पीएच स्केल बना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपके बुक में एक टेबल बना हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये वाला फ्लो चार्ट नहीं बनाया, ये वाला, ये फिगर नंबर 2.6 हमारा बुक नहीं है। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पीएच बताया था मैंने, टूथ डीके, तो पीएच इन डेली लाइफ, पीएच इन डेली लाइफ, पीएच इन डेली लाइफ। इसमें पहला क्या था, टूथ डीके। हमारे दांत की जो इनेमल कोटिंग होती है वो किसकी बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, ठीक है। टूथ की जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। और जैसे जैसे हमारे माउथ की पीएच लेस देन 5.5 होती है, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। 5.5 कैसे होगी, वही चॉकलेट या खाना खाने के बाद रात में, तो धीरे धीरे ये कोरोड होगा, यानी इसमें कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथ बेस लगाना है, तो टूथपेस्ट लगाओगे, बेसिक होता है, तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अगला है आपका पीएच इन स्टमक, डाइजेशन में हेल्प करता है। एक सर्टेन पीएच लेवल पे ही फूड डाइजेस्ट होता है। स्टमक में आपका एसिडिक होना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक होना चाहिए, पढ़े हो ना। एसिडिक क्यों होना चाहिए स्टमक में, क्योंकि पेप्सिन काम नहीं करेगा, पेप्सिन को काम कराने के लिए स्टमक कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। लेकिन आपका वो बाकी सब लाइपेज और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक फूड होना चाहिए, जो कि पैंक्रियाटिक जूस तभी काम करेगा जब फूड कैसा होगा, बेसिक होगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीसरा है पीएच इन सॉइल। जो क्रॉप है वो सर्टेन पीएच स्केल में ही ग्रो करते हैं, 4 से लेकर 8 तक। 4 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मोर एसिडिक नहीं होना चाहिए और मोर बेसिक नहीं होना चाहिए। तो जब सॉइल मोर एसिडिक हो जाता है तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम छिड़क देते हैं खेतों में, सो दैट आपकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो व्हेन द सॉइल फॉल बिलो द 4, बिलो द 4 मतलब इफ द सॉइल का जो पीएच है, मान लीजिए सॉइल का जो पीएच है, इफ फॉल बिलो द 4 देन सॉइल बिकम एसिडिक। अब इस एसिडिक सॉइल को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब छिड़क देते हैं तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। ये आपका स्टमक वाला हो गया। तो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या, इनोडाइजिन खा लेते हो, क्योंकि एंटासाइड होता है। क्या होता है, एंटासाइड दैट न्यूट्रलाइज। तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा भी खाते हैं, ठीक है। टूथ डीके, टूथ एनिमल, कैल्शियम फॉस्फेट लिखेंगे टीथ के लिए। ब्रैकेट में लिखो क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो, जो भी है दोनों सेम है, ठीक है, बस नाम अलग है। जैसे बेकिंग सोडा है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक सोडा भी तो कहते हैं, तो सेम ही नाम है, फॉर्मूला नाम अलग अलग है, केमिकल फॉर्मूला यही लिखोगे, एक ही याद रखो, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 का ट्वाइस। अच्छा, दूसरा है पीएच हैज़ अ सेंसिटिव प्लांट। तो बहुत सारे प्लांट सेल्फ डिफेंस के लिए एसिडिक प्रॉपर्टी उनके पास होती है, उनकी निडल में। तो अगर तोड़ने जाओगे तो उसकी जो निडल में मेथनोइक एसिड होता है तो इरिटेशन होता है। उसके बाद हनी बी, एंट, इनके भी स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। ये सब अगर मेथनोइक एसिड आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाए तो आप बेकिंग सोडा लगा के न्यूट्रलाइज कर सकते हो।
बीज एंड एंड इंजेक्ट एसिड व्हेन दे स्टिंग, सो एन माइल्ड बेस आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपको रिलीफ मिल सकता है। टूथपेस्ट भी लगा सकते हो, लोग टूथपेस्ट भी लगाते हैं, है ना। अगर कभी नेचुरल अकरिंग का टेबल आपके बुक में बना हुआ है ना, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है। अब हमें जो पढ़ना है मेन, वो पढ़ना है सॉल्ट। आज सॉल्ट पढ़ेंगे और खत्म करते हैं इसको। ये तक फर्स्ट वीडियो में हो गया था यहाँ तक, ठीक है। सॉल्ट में पहला कौन सा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, नमक, NaCl। तो NaCl को कैसे बनाएंगे हम लोग, एक तो ये है कि समुद्र का पानी लो, उसको इवापोरेट कर दो, सी वाटर। दूसरा होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट रॉक से मिलता है, रॉक के डिपोजिशन से मिलता है रॉक सॉल्ट, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो, स्ट्रॉन्ग बेस लो, HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। बट वो बहुत कम बनता है, किफ़ायती नहीं होता, तो हम लोग जो भी नमक खाते हैं वो नेचुरल सॉल्ट खाते हैं, ठीक है। तो केमिकली कैसे बना सकते हैं हम, NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर्म NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एक करके यूज़ बता दो कॉमन सॉल्ट का। मैंने बोला था 3 यूज़ याद रखना है और एक फ्लेक्सिव यूज़ रखना, कभी भूल जाए तो। हर सॉल्ट किसी न किसी और सॉल्ट को बनाने में यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अदर इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस, अगर भूल जाओ तो। बाकी NaCl का यूज़ हम लोग कास्टिक सोडा बनाने में यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे अभी, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। NaCl खाना खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग में। और NaCl मतलब जो नमक है, जहाँ बर्फ़ जम जाती है उसमें डाल दो तो बर्फ़ पिघल जाएगी। तीसरा प्रिजर्वेटिव, अचार, इन सबको प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज़ भी करते हैं नमक को। यूजेस हो गए, तो यूजेस पता होने चाहिए सभी नमक के। आपको नमक के बारे में क्या पता होना चाहिए, उनका केमिकल फॉर्मूला, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है और उनके यूज़। एक तो क्वेश्चन तुमको सॉल्ट में मिलेगा ही। दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कैसे बनता है, प्रोसेस का नाम बताइए। NCERT में एक्टिविटी बताओ कौन सा है, एक्टिविटी नहीं है ना, केवल ऐसे लिखा है। हाँ, जब भी डायग्राम आप बनाओगे, आप जो आपके NCERT में दिया है वही वाला बनाओगे, ठीक है। डायग्राम आप जो बनाओगे, जो आपके NCERT में बना हुआ है वही आप बनाएंगे। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस कैसे बनाएंगे आप, NCERT वाला ही डायग्राम आप बनाएंगे। ब्राइन सोल्यूशन होता है, क्या होता है ब्राइन सोल्यूशन, व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन, NaCl प्लस H2O, नमक और पानी, उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो इसमें हमने ब्राइन सोल्यूशन भर दिया, मान लो इसमें आपका ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन NaCl, नमक प्लस पानी H2O। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कौन सा डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हमें 2 प्लेट लगानी है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 प्लेट लगाएंगे। तो हम कोई भी कंडक्टर ले लेंगे, हम लेंगे ग्रेफाइट। क्या लेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के 2 प्लेट्स लगा देंगे। इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, किससे, बैटरी से। पॉजिटिव बैटरी स्विच, दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, स्विच ऑन। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा, तुम बताओ क्या बोलते हैं, अरे वही बताएगा। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, हाँ, एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव को डबल ट्यूशन पढ़ रहे हैं ये, और ये हाल है इनका, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं दीदी नहीं पढ़ा रही तुमको कोई UPSC वाली, एनोड। पढ़ाने से कुछ नहीं होता बेटा, 10 ट्यूशन से खुद पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा होता ना, आज मैं IAS होता। वाजीराम में 30 टीचर पढ़ाते एक बच्चे को। दुनिया भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है, ये दुनिया भी कह सकते हो, सबसे बड़ी सबसे महंगी कोचिंग है। खुद से पढ़ना पड़ता किताब उठा के। ये नहीं आ रहा था, पढ़ता रहा, पर चलो कहीं भी पढ़ो, जवाब तो दे लो। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ,
जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये दुनिया रहेगी, और जब तक पढ़ाई रहेगी, ना टीचर पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे, ना पेरेंट्स टीचर से कन्विंस हो पाएंगे। ये मैंने देख लिया इस 6 साल के कैरियर में दिल्ली में, बहुत अच्छे से देख लिया। हम कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं इतना फेडअप हो गया हूँ। दिस इज़ माई लास्ट ईयर ऑफ टीचिंग। अगले साल से टीचिंग छोड़ रहा हूँ, मैं पढ़ाने नहीं, मेरे को मैं जा रहा हूँ MBA करने 100%। इसके पहले था बट मैं आई एम प्लानिंग MBA फ्रॉम 2018, बट थोड़ा सा कुछ हमने कहा चलो अब बन जाएगा बैच, अब थोड़े से मेरी पढ़ाई की वैल्यू बना। ऐसा नहीं है, पहले तो एक ही बच्चा था यहाँ पे जिसको मैं पढ़ाता था, वहाँ से 12-13 बच्चे पे ग्रो किए इंस्टीट्यूट ये, बाकी भी मल्टीपल इंस्टीट्यूट पकड़ लिया मैंने अलग अलग डोमेन में। लेकिन देख लिया कि तुम कितना भी बच्चा पढ़ा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो पेरेंट्स ये समझे, अच्छा पेरेंट्स भी बड़े दुलारे होते, मैं भी पेरेंट्स बन गया हूँ, मेरी भी बेटी है तो मेरे को भी लगा अरे मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, आर्यभट्ट पैदा किया हमने, जो पढ़ा रहे हैं ना वो रामानुजम नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। मैं एक बच्चे का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, 34 स्टूडेंट मेरे पास इस समय 10th के हैं इस साल विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट। इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल सेंड यू द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। 34 इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। 34 तो एक ही बैच में है यहाँ पे, ऐसी कोचिंग है मेरे पास, तो 3 बैच मिला के 34 हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस 34 में से 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स को ये लगता है कि अनुसार को कुछ नहीं आता है। बट आश्चर्य वाली बात ये है कि वो पढ़े लिखे हैं। अगर वो पढ़े लिखे ना होते, जैसे हमारे गांव में मेरी मम्मी को आज तक मतलब तो जान गई है, IIT और ITI में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता है उनको, दोनों ज़मीन आसमान का है। एक तो डिप्लोमा और एक तो IIT है भाई, इसमें तो 24 लाख बच्चे में से 6000 बच्चे पहुंचते हैं, और IIT में तो 24 लाख, ITI में तो 24 लाख में से 40 लाख पहुंच सकते हैं, बहुत सीट है। तो कभी गुस्सा तो मैं बोल देता हूँ, जितना मैंने अचीव किया उतना अचीव करके दिखाओ, तब समझेंगे, तब बात करेंगे। जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं देख लिया मैंने। इसलिए अपना सर खाने से बढ़िया है अपना पढ़ाओ, जिसको समझ आएगा वो पढ़ेगा। यहाँ पे थे ना एक चिंटू भैया, थे ना चिंटू थे, चले गए जो लास्ट ईयर 9th वाले, उनके मामा को भी लगता है ना। ठीक है, वक्त है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इस जो सोल्यूशन भरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, मतलब कि दैट्स अ ब्राइन सोल्यूशन, दैट अ ब्राइन सोल्यूशन। अब होगा क्या, रिएक्शन क्या होगा, आपके पास क्या था NaCl प्लस H2O, और आपने क्या किया, थर्मल इलेक्ट्रॉन डिकम्पोजिशन किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 3 चीज बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा NaOH जिसको कहते हैं कास्टिंग सोडा, एक बनेगा क्लोरीन गैस, और एक बनेगा हाइड्रोजन गैस। 2 गैस रिलीज होंगी। मैं तुम्हें से पूछूंगा आज पूरी क्लास में, क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होगी? आज यही टारगेट है मेरा, आज क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होगी? तुमसे ना हो पाएगा, तुम बता बेटा। एनोड पे। क्यों होगी एनोड पे क्लोरीन गैस? क्लोरीन गैस नेगेटिव गैस है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगी। तो एनोड होता है आपका ये ना, एनोड होता है आपका पॉजिटिव, और ये होता है कैथोड। और सही बता रहा हूँ ना? तो आपका यहाँ से निकलेगा क्लोरीन गैस, और यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है पॉजिटिव गैस होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपका एक्वस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। नमक, इसका चेंज कर दे, नमक हरा पीला बनाते हैं नमक, यहाँ नमक डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। ये डिपॉजिट हो गया नमक, ये नमक आपका बन गया कास्टिक सोडा, इसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में, सोप बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है कास्टिक सोडा। बात करें हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में, रॉकेट्स में, HCl बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में। 3 यूज तो यही बता दिया। चौथा यूज टू मेक अ डिफरेंट कंपोनेंट। क्लोरीन पानी को साफ करने में, बेहोशी की दवाई क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है, और फिर HCl बनाने में भी यूज होता है। भाई HCl बिना इसके तो नहीं बनेगा। और एक और याद रख लो, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इससे तो बनता था। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। बनता कैसे है अगर याद हो तो? कैसे बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? अभी आएंगे वैसे सॉल्ट पे भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास, जिसमें हम Cl2 गैस पास करते थे, है ना, तो क्या बनता था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर,
ठीक है। अब इस घटना को इसमें देखोगे तो NaOH जो बन रहा है वो एक बेस है, क्या है, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसलिए एल्कलाई है। क्या है, दोज बेस दैट डिजोल्व इन अ वाटर इज नोन एज एल्कलाई। और क्लोरीन बन रहा है तो क्लोर हो गया, है ना, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, उठा के देख लेना, हर दूसरे साल हर साल क्वेश्चन आया ही है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किसको कहते हैं। तो दिस प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। नोट्स वगैरह में सब में दिया हुआ, अगर आप इसको पढ़ोगे तो। अगला सॉल्ट क्या है, अगला है अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, हाँ जो अभी हमने सेकंड किया था, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के रॉ मटेरियल क्या है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो रॉ मटेरियल पता होना चाहिए किससे बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस पास होगा तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों को रंगने के लिए, ब्लीच करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो आपके बुक में लंडन, इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, यूजेस में इट इज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कहाँ यूज करते हैं, वूल पल्प, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में जो भी ये पेज बनते हैं रंग बिरंगे बनते हैं, रंगने के लिए काम आता है। और क्या है इसमें, हाँ ब्लीचिंग इंडस्ट्री। 3 हो गया, चौथा अपने हिसाब से कल। ब्लीचिंग पाउडर के बाद थर्ड सॉल्ट कौन सा है बताओ, बेकिंग सोडा, फेवरेट। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला रोशन बताएगा, देख के बता दो चलो, हैं तुम्हारा भी सही नहीं लगा, NH4 तुम बता बेटा। फॉर्मूला मैन्युफैक्चरिंग नहीं पूछ रहा हूँ, इसका फॉर्मूला चाहिए मेरे को, मैन्युफैक्चरिंग बाद में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। बेकिंग फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने के लिए हमें 4 चीज लगती है कि 2 चीज लगती है, क्या क्या लगती है, अमोनिया लगेगी, NH3 अमोनियम, और नमक NaCl, सही से बताना, CO2 लग रहा है ना, CO2 लग रहा है, और क्या लग रहा है, H2। तो 4 चीज चाहिए इसको बनाने के लिए। बनाने के बाद हमारा बनेगा 2 चीज, एक तो यही बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बॉक्स बना लेना इसको, ये नमक बन गया, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये इसका नाम पढ़ो क्या है, अमोनिया है। दोनों में अलग अलग है, वैलेंसी का थोड़ा देखना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये नहीं बनता तो वैसे आयनिक ही है, नॉट कोवेलेंट, आयनिक, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ बनी है ना, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि अगला जो सॉल्ट बनाएंगे वो इसी बेसिस पे बनेगा, इसी मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा, कौन सा, वॉशिंग सोडा वाला, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम हीट करते हैं। अभी हम बेकिंग सोडा पे रहते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, या कैसे बनता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम एडिएबल ऑयल डाल दें, कोई खाने का तेल, और उसमें वीक एसिड डाल दें, दैट इज टार्टरिक एसिड, इमली से जो मिलता है, तो अगर हम बेकिंग सोडा के अंदर बेकिंग सोडा प्लस ऑयल, खाने वाला तेल, एडिबल ऑयल, प्लस कोई वीक एसिड डाल दें, विनेगर डाल दें, या टार्टरिक एसिड डाल दें, जैसे टार्टरिक ही डालते हैं क्योंकि हमें CO2 चाहिए होता है, तो ये जो सब्सटेंस तैयार होता है उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ये यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, डो को फुलाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए वगैरह वगैरह में यूज होता है। कैसे बनता है, उस रिएक्शन को आपको याद रखना है, मैंने आपको लिखवाया है। क्या है रिएक्शन, आपको लेना है NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, टार्टरिक एसिड से इसको H+ आयन मिलता है, बस उतना ही लिखना होता है, पूरा फॉर्मूला टार्टरिक नहीं लिखना है। लिखना है कि H+ आयन लिख देना और ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम टार्टरिक एसिड, फ्रॉम टार्टरिक एसिड। फिर एरो बनाएंगे, एरो बनाने के बाद आप यहाँ पे सोडियम के आयंस दिखा देना, बाकी कंपाउंड दिखाना चाहना दिखाना, आप ये दिखाना CO2 गैस के फॉर्म में बनता है, CO2। क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ोगे तो उसमें इसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ कि क्या ये पूरा क्या चीज़ है। तो जो CO2 है वो क्या करता है, डोव को फुला देता है एयर ट्रैप करके, एयर ट्रैप कर लेगा, फिर CO2 रिलीज हो जाता है। तो जब CO2 रिलीज हो गया, हवा रिलीज हो गया, तो वो तो फूल गया ना, तो वहाँ पे बबल क्रिएट हो जाता है, इसलिए जो ब्रेड देखोगे ब्रेड में बबल दिखता है, वो बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा पाउडर, सॉरी,
तो यूजेस हो गया बेकिंग इंडस्ट्री, और क्या है दूसरा आप यूज़ कर सकते हो, बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है, इसी से तो बनता है। तीसरा, 3 बताने हैं, 3 यूज़ होने याद होने चाहिए हर सॉल्ट के 3। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा को हम कैसे, फायर अंग्रेजी की नहीं बोल पाता हूँ, क्या एक्सटिंग्विशर, उसमें कैसे यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर होता है ना, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी था। तो हमारा जो सिलेंडर होता है लाल कलर का, कोचिंगों में रखा जाता है, हम लोग भी मंगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ रखना जो है प्रोटोकॉल है। अब जैसे भी हैंडल बना होता है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड भरा होता है, और यहाँ पे लिक्विड होता है। यहाँ पे क्या होता है बताऊँ, इसमें होता है NaCl होता है, पक्का NaCl होता है, सही जा रहा हूँ मैं, NaCl होता है, और इस वाले में भरा होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखना नोट्स क्या भरा होता है ये तो ठीक, इसमें क्या भरा होता है, नोट्स चेक करो। इसका जो रिएक्शन होगा NaCl, देख लो एक बार, H2SO4, ये बनेगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। लिखा होगा उसमें, नहीं लिखा है, लखमीर सिंह दे दो बस मेरे को कोई केमिस्ट्री की फिर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वही मैं कह रहा था, ये नहीं होता, NaCl नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि हम यूज पढ़ रहे हैं ना, बेकिंग सोडा का तो पढ़ रहे हैं, तो बेकिंग सोडा होगा ना कि ये होगा, बेकिंग सोडा प्लस H2SO4 होता है। तो यहाँ पे भरा होता है आपका NaHCO3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल क्या लग रहा है, यहाँ पे ये रूल है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म सॉल्ट CO2N। ये तो रूल है ना, केमिकल प्रॉपर्टी यही है ना, कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाइट से लिखो इसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid it form salt plus CO2 plus water। हमें CO2 से मतलब था, क्योंकि CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट गया तो जो है ना टेम्परेचर भी कूल डाउन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे ऐसे थ्रेड लगा होता है ऐसे, तो जब हम नॉब को ऐसे खोलते हैं ना तो वो थ्रेड टूट जाता है, तो इसमें से जितनी भी एसिड भरा हुआ इसमें जाके गिर जाता है एसिड, तो ये रिएक्शन फॉलो होता है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ बेकिंग सोडा इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। अगला सॉल्ट है, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, सबकी पसंद निरमा आता था पहले, ऐड आता था, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल सॉलिड होता है। तो ये बनता कैसे, पहला स्टेप वही है, NH3 प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं ये, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इसको उठाओ, इसको करेंगे हीट, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप ANH CO3, इसको हम करेंगे हीट, उसकी वजह बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट और वाटर इवापोरेट हो जाएगा, वापट के इसको बैलेंस करके देख लेना। अब इसको फिर से उठाओ, इसे ऐड करेंगे पानी, तो Na2CO3, कितना पानी ऐड करना है, 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल H2O, ये बन जाएगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। तुम्हें लॉयर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, फैशन डिजाइनर कुछ तो बनना होगा, पायलट बनना है, फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए फिर, फिजिक्स और मैथ। इंडिया में पायलट बनने के लिए 1 CR का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, इतना तो होगा ही, खेत बेच देना, खेत का घर बेच देना, 1 CR का खर्चा है बस। फ्री में पढ़ना है तो NDA और नेवी के एग्ज़ाम निकाल लेना गवर्नमेंट के,
जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो सरकार बना देगी। तो कमर्शियल पायलट नहीं बनोगे आप, आर्मी वाले पायलट बनो। तो आपको ये इस वन पिछली बार एक बच्ची थी, सेंट थॉमस की थी, हाँ, तो उसने लिया था कॉमर्स विथ मैथ और ओपन से डाल दिया था उसने PCM, क्योंकि उसको भी पायलट बनना था। ओपन से डाल दिया, पैरेलल कर सकते हो। अब 11th का ख़त्म हो गया, 12th में 6-7 महीने बचे थे, तो उसकी मम्मी का मतलब कहीं से रेफरेंस आया, धीरज सर ने दिया था कि पढ़ा दो फिजिक्स आप। मैं गया, तो पहले दिन तो बताया नहीं, 3-4 दिन जब पढ़ा लिया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है। पहले मुझे पता कि स्कूल का कैलकुलम है, तो मैंने कहा एक बात बता, इंडिया का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, आपको 11-12 दोनों फिजिक्स पढ़नी है, प्लस 11th का कुछ आता ही नहीं है। हार्डली 4 या 5 क्लास पढ़ा, फिर मैंने बैच बंद कर दिया। मैं कहा मेरे बस का नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है फिजिक्स, बहुत ज़्यादा। तुम लोग को मैं अपना बताता हूँ, केवल फिजिक्स में मैंने कम से कम, मतलब वो पूरा JEE की तैयारी बताऊँ, केवल फिजिक्स में मैंने 15+ बुक पढ़ी थी। अभी बता देता हूँ कैसे। 2 NCERT होती है, 2 रेफरेंस बुक होती है। 11th का बता रहा हूँ, 4 हो गया, इतने 12th में हो गया, कितना हो गया, 8 हो गए। स्टैंडर्ड बता रहा हूँ सारे स्टैंडर्ड। तो 8 बुक तो आपको एट एनी कॉस्ट पढ़नी है फिजिक्स में, और एक बुक अगर आप उठाओगे तो इतनी मोटी, RD शर्मा भी कुछ नहीं है, देखिए ना मेरे पास पड़ी भी है, इतनी मोटी मोटी एक होती है, सब जो रामचरितमानस जैसी होती है। 8 बुक तो ये पढ़ोगे नहीं तो इसके बिना तो कुछ होगा, तो बेस बनाएगा। अब आते थोड़ा सा प्रैक्टिस बुक पे। अब प्रैक्टिस के हिसाब से हम फिजिक्स को 4-5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, अलग अलग। तो 5 बुक वो और आती है, 5 बुक प्रैक्टिस बुक आ जाती है, वो आपको लगानी पड़ेगी। DC पांडे नाम के पब्लिकेशन हमारे समय चलती थी। उसके बाद PYBQ लगाओगे कम से कम, है ना, तो PYBQ में 2 पकड़ लो, चलो 2 ही बुक पकड़ लो। कितने हो गए अभी तक बताओ? ये हो गए 15, नहीं 15 नहीं हुए होंगे, हाँ हो गए 15 बुक हो गए। ये तो मतलब ऐसा है कि जो भी JEE की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो इतनी बुक लगाता है। मैं अपना बताता हूँ, मैंने ये 5 बुक के साथ साथ 5 बुक हर हिसाब की DC पांडे की वो रेफरेंस बुक भी लगाई थी। मैकेनिक्स की अलग, ऑप्टिक्स की अलग पढ़ी थी। इतना ज़्यादा मतलब फिजिक्स की किताब मुझे पढ़ने में, इतनी बुक्स। मैं IIT के लिए पढ़ना पड़ जाता है ना। मैंने नहीं पढ़ा तो तीनों था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ी थी, मैं फिजिक्स का बस बता रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में लगा उतना ही केमिस्ट्री फिजिक्स से भी ज़्यादा है, अब मैथ तो बहुत ही ज़्यादा है। फिजिक्स में केमिस्ट्री में 3 पार्ट बच जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। 6 बुक बन जाती है एक ही साल में, 2 साल में 12 बुक। 12 बुक केवल केमिस्ट्री में पढ़नी होती है। अब तुम सोचो, तुम ये पतली सी NCERT पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यही साइंस है। ये लड़का आता है पीछे, कनिष्क का आता है, कनिष्क तनिष्क नाम है, 12th में है, उससे मिल पूछ लेना कि भाई कितना फिजिक्स कितनी पढ़ रहे हो तुम। अब मैं तुमको बता दूं, पूरे करोल बाग में मैं चैलेंज देता हूँ, जितने टीचर हैं, अगर मैं सवाल फिजिक्स का दे दूँ ना, नहीं पढ़ा पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, एक सवाल नहीं बना पाएंगे JEE का, पढ़ा 25 साल से। मैं ऐसा घमंड में नहीं कर रहा मैं बना लूँगा, मैं भी ना बना पाऊँगा अब, क्योंकि हो गया 10 साल हो गया, मतलब 2010 में क्रैक किया था मैंने ना, और आज 14 चल रहा है, तब से पैटर्न भी चेंज हुआ। बट लेकिन मैं पढ़ के फिर क्रैक भी कर लूँगा, ये भी पता है मुझे, क्योंकि एग्जाम क्रैक कर लिया ना मैंने। जो एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, अब 10th तुम पढ़ लो, तो फिर तुम 10th नहीं ना अच्छा नंबर ला सकते हो। पढ़ लिया ना तुमने 10th, 8th पढ़ के आए हो, फिर 8th, अब तुम्हें 8th दिया जाए तो तुम इंप्रूव नहीं कर लोगे, पढ़ चुके हो ना उस चीज़ को। लेकिन यहाँ के जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कभी JEE दिए ही नहीं जीवन में। उन्होंने क्या किया, ड्यू रिस्पेक्ट, BSc किया उन्होंने, MSc किया, किसी ने BCom किया, किसी ने MCom किया, ड्यू रिस्पेक्ट है, इससे पढ़ाइयों की अपनी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ा रहे हैं 25 साल से, चल रही है इनकी दुकान, अच्छी चल रही है। हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते पेरेंट्स को। फिर जब मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो हमने कहा इंडस्ट्री में नहीं रहना, आई एम फेड अप विद दिस इंडस्ट्री। एनीवे, हाँ नहीं सही बात है, इज्जत ही नहीं है कोई, मतलब हाँ जो तैयारी करा उसकी इज्जत है। अभी अव्या को बुला लो, समझ जाएगा वो अनुसार क्या चीज़ है। अव्या से पूछो, उसको पता है, 11 में पढ़ रहा है ना। अर्चित को पूछो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, अर्चित है यहाँ से 10th के बाद एक नहीं कांटेक्ट में है मेरे, वो सबको कोचिंग ज्वाइन कर लेना, बड़ी बड़ी। इरम का बैच ही नहीं मेरा, यहाँ पे भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। 11th 12th जो भी 1-2 बच्चे हैं मेरे पास, वो होम ट्यूशन के बच्चे। एक बच्चा और था, नाम मेरे को क्या नाम, बड़ा अच्छा नाम, प्रियांश नाम था उसका। नेक्स्ट ईयर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से 100%। मतलब दुनिया इधर से इधर हो जाए तो भी मैं टीचिंग छोड़ रहा हूँ। तो जो कि अब मेरा वो हो गया, मेरा मन भर चुका है इस सब चीज़ों से। तो प्रियांश बहुत प्यारा बच्चा था, वो यहीं पढ़ा था। तब वो 2 ही बच्चे थे मेरे पास, प्रियांश था और अक्षिता थी,
अक्षिता गोयल, उसका भाई आता है, वो बैटरी लेके चलता है, उसी का भाई है। नहीं मोटू साहब, हाँ हाँ, अरे जो बैटरी लेके चलता है, हाँ उसी का भाई है। और उसकी छोटी बहन थी अक्षिता गोयल, दूसरे वाले का नाम नहीं पता, वो भी यहीं पढ़ी है, दोनों बहनें यहीं पढ़ी। तो 10th में दोनों बच्चे पढ़ी थी, वो 11th 12th में सब इधर उधर चले गए, बिखर गए, मतलब भाई बैच ही नहीं था, सिंपल सी बात था। तो वो बिक्की भाई क्या चला गया, प्रियांश। जो बच्चा 10th तक 80-90% के नीचे नहीं आते थे उसके, 90%, मतलब वो अच्छा था पढ़ने में, उसके फाइनल्स में आए 70%, 12th में 70%। जाना था IIT में उसको, इस साल BSc कर रहा है DU से, कितना टैलेंटेड बच्चा था। यानी सही डायरेक्शन में उसको पकड़ा देते, अगर कोई डायरेक्शन अच्छे से गाइड, तो वो पक्का IIT नहीं तो NIT और IIIT तो पहुंच ही जाता ना, भारत के टॉप 50 में तो पहुंच जाता। भारत में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छे हैं, उनमें से किसी भी पढ़ लो, वहाँ तो पहुंच जाता, वहाँ भी नहीं पहुंच पाया वो। 27 IITs हैं, 30 NIT हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, 20 IIIT हैं, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं IIIT तो मुझे पता नहीं, बाकी और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो आप इतने में तो पहुंच जाते हैं अगर आपका डायरेक्शन सही बन जाए। जैसे इन 3 में से एक में अर्चित भी पहुंच जाएगा, इन 3 में से अव्य भी पहुंच जाएगा, और मेरा ब्रदर इन लॉ है इस साल अंश, वो भी पहुंच जाएगा। ये तीनों बच्चों का मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा, इन तीनों कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में रहेंगे। अंश का मोस्ट प्रॉब्ली है कि IIT पहुंच जाएगा, क्योंकि वो पूरे लखनऊ का टॉपर है अपनी कोचिंग का, तो बहुत तेज पढ़ता है वो, उसका खतरनाक दिमाग है। वही डायरेक्शन का खेल है, गुमराह चल रही जिंदगी, गुमराह कर रहे हैं लोग। वॉशिंग सोडा हो गया, हाँ वॉशिंग सोडा का यूज ये बन गया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिंपल सी बात है। सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, टेक्स्ट पेपर इंडस्ट्री, और क्या क्या है बताओ, 3-4 बताओ। ग्लास इंडस्ट्री, 3 ही याद रखने, हाँ हाँ ये सब ज़्यादा जरूरी है, ये यूनिक चीज़ें। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो पहाड़ों पे जो पानी आता है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो झाग नहीं बनता है, फोम नहीं बनता है। तो वॉशिंग सोडा जो है उनको कैंसिल आउट करके झाग बनाने में मदद करता है। अभी झाग कैसे बनता है, ये टॉपिक है आपके बुक में इसी साल है, कार्बन कंपाउंड में सोप एंड डिटर्जेंट। तो वहाँ हम पढ़ेंगे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हमारे घरों में सॉफ्ट वाटर था, नॉर्मल वाटर था। हार्ड वाटर में बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, कैल्शियम के मिनरल होते हैं, अलग अलग सॉल्ट होते हैं, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा, अरे वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। ये याद रखना, जो यूनिक बता रहा हूँ वो जरूर याद रखना, वो क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करके मार्क पूछेगा। उसके बाद क्या है, सॉल्ट, आखिरी सॉल्ट है, ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है एक्टिविटी, जिप्सम वाली है ना, हाँ ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है। 2.15, तो POP क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट है ना, यही है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O, यही है ना, स्टोन है ये एक पत्थर है, एक स्टोन है, हाँ इसको हम हीट करते, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन 373 केल्विन पे, तो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, हेमीहाइड्रेट। ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा, और 3/2 पानी इवोपरेट हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब उस, अरे ये 3/2 ही आएगा इसको करोगे तो 2 1 2 3। अगर इसमें पानी फिर से मिला तो वापस यही मिल जाएगा। ये होता है हार्डेस्ट, इसीलिए फ्रैक्चर जब हम जोड़ते हैं तो ये सॉफ्ट वाले पार्ट में पानी मिलाते हैं, ये बन जाता है फिर से जिप्सम, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है जो फ्रैक्चर। जब हम ये फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाते हैं तो POP लगाते हैं, जमने के बाद ये बन जाता है। हमें एयर टाइट कंटेनर अगर बनाना है कि जिसमें हवा बिल्कुल ना जाए, जैसे ग्लास वगैरह जोड़ना होता है मॉल्स वगैरह में, या कहीं पे भी अगर ग्लास को जोड़ना है तो हम इसको यूज कर देते हैं, एयर टाइट कंटेनर। फायर प्रूफ मटेरियल, मतलब जैसे इसकी जो बने हुए कप प्लेट बनते, चीनी मिट्टी बोल देते, तो आग नहीं लगता उसमें, पानी डाल दो, आग में डाल दो, फटे उठेगा नहीं। तो फायर प्रूफ अगर मटेरियल बनाना है तो हम इसको यूज करते हैं POP। बोन को ज्वाइन, हड्डियों को ज्वाइन करने में काम आता है, फॉल सीलिंग बनाने में काम आता है, डिजाइन डेकोरेटिव बनाने में यूज होता है, टॉयज बनाने में यूज होता है। ये आपका अब ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पूछा क्यों रखा गया, तो पता नहीं, जहाँ पाया गया था पेरिस में ही पाया गया था, इसलिए लिख दिया था। यही सब था कहानी इस चैप्टर की, क्विक रिवीजन, फिर करा देंगे 3 बार और। कितनी बार हुआ अभी चैप्टर, कितनी बार हुआ है, 3 बार हो गया, तो 2 बार और कराएंगे। 5 बार का सिस्टम है ना, ठीक है, 5 बार का सिस्टम तो UPSC सीखा मैंने, 5 टाइम रिवीजन, 5 टाइम्स
तुम कुछ कह रही थी? हाँ, इसकी लाइफ प्रोसेस हाँ वो बता देते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको प्रॉपर डिफिनेशन फॉर्म में लिख लो क्योंकि कंफ्यूजिंग पेयर है। वाटर क्रिस्टल का मतलब होता है कि सॉल्ट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब वो वाटर का मॉलिक्यूल डिसाइड ये करता है आपके सॉल्ट का फीचर। एग्जांपल के समझने के लिए कि अगर आपके पास CuSO4 पेंटाहाइड्रेट है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का होगा। केवल CuSO4 होगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर, और ये व्हाइट कलर। दोनों सॉल्ट थे बट द अमाउंट ऑफ वाटर ने डिसाइड कर दी इसकी प्रॉपर्टी। अब लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर इसमें हम बात कर रहे हैं वाटर प्रेजेंट तो कहीं मॉइस्ट के लिए तो बात नहीं करेंगे, मतलब ड्राई है मॉइस्ट ना। यहाँ ड्राई मॉइस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये भी ड्राई है और ये भी ड्राई है, दोनों ही ड्राई है। ये भी ड्राई है और ये भी ड्राई है। इसका बस इतना है कि क्रिस्टल कैसा होगा, किस कलर का होगा, डायमंड शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, हेक्सागन, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है ये। तो इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। द वाटर मॉलिक्यूल ना, the water molecule which form part of structure of crystal are called water of क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ध्यान सुनना, इसमें क्या बोल रहा है, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ये वर्ड समझना, पानी का वो हिस्सा जो कि आपके सॉल्ट के स्ट्रक्चर का नेचर या स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भी पॉइंट लिखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी नोटेड दैट water of crystallization is a part of crystal structure। देविंग तुमको क्या बनना है, CA? नहीं, ये लेगेसी भाई, वकील का बेटा वकील बनता है, CA का बेटा CA बनता है। अरे लेगेसी होती है। डॉक्टर, CA, वकील इज अ कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस। और पंडित मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे कहते हैं जजमानी चलती है। मतलब 100 लोग पहले कस्टमर थे मेरे पिताजी के, मैं भी पंडित बन गया, वो 100 मेरे भी होंगे, क्योंकि पिताजी तो रिटायर हो जाएंगे, उनके घर भाई उनके बच्चों का शादी ब्याह तो कराना है, घर पूजा कराना है, अगरबत्ती, तो फलाने के बेटे को बुला लो क्योंकि वो भी पंडित थे, अच्छा ही होगा उनका बेटा। ऐसे ही वकील मैं पढ़ा जाता हूँ, एक लड़का है प्रत्यक्ष जैन, बहुत बढ़िया स्पिंडल लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ने में, कॉमर्स विथ मैथ लिया है। तो उसके ग्रैंडफादर वो थे जज, रिटायर्ड। पिताजी क्रिमिनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3rd जनरेशन वो, उसका 2 भाई हैं, बड़ा वाला भाई लॉ कर रहा है, सेकंड वाला भी लॉ ही करेगा क्योंकि क्लर्क की तरह। कस्टमर बेस 2000 क्लाइंट पहले के सीधे तुमको मिलेगा। 1st जनरेशन लॉयर को दिक्कत होती है, उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है क्लाइंट बनाने में। डॉक्टर 4th जनरेशन के डॉक्टर के सारा कस्टमर बेस। तो CA बनोगे, जितने भी क्लाइंट तुम्हारे पापा के हैं, फॉर्म बनाएंगे पापा, फॉर्म होगा तुम्हारे पापा का, आगे बना लेंगे कभी जीवन में, तो तुम उसको टेक ओवर कर लोगे, है ना। हमारे एक बच्चे को पढ़ाता हूँ मैं, IB बोर्ड में पढ़ता है, नमन नाम है उसका, साकेत। हस्बैंड, पापा मम्मी दोनों जो हैं उसके डॉक्टर डेंटिस्ट, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 12th में, एक बच्चा 9th में। दोनों को डॉक्टर नहीं बनाना है। बड़ा वाला भी इंजीनियरिंग करेगा, कंप्यूटर साइंस से बाहर विदेश जाएगा, कहीं पता नहीं कहाँ। ये कह रहा सर मैं बार्ले जाऊँगा। मैंने कहा बार्ले कहाँ पे है, कुछ बताया कि पता नहीं कहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेगा। हमने कहा अच्छा तो हाँ, तो हमने कहा यार तुम्हारा तो इतना बढ़िया कस्टमर, मेरे
वही वाला काम करो यार। मैंने कहा बढ़िया है यार, तो सीए बनना, बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो भी सीए बनना, कुछ और ले लेना उस। हाँ अलग होता है, हाँ। इट शुड बी नोट, अब इंडिया में होने लगा है CFA करके कुछ होता है। इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट, फुल स्टॉप। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिंस, ये पूरा लाइन अंडरलाइन करिएगा आप, सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट, सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is not free water, comma, it free water, comma, it does not wet the salt, WET wet the salt। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नमक जो है वो चिपचिपा सा है, ना ना, वो सॉल्ट का कलर, टेक्सचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई 5 पानी है, 7 पानी डाल दिए, तो वाटर बदलते जाओगे, इसका नेचर बदलता जाएगा। मान लो ये ब्लू कलर का है और एक सॉल्ट है CuSO4, मुझे पता नहीं 7H2O, हो सकता है ये रेड कलर का हो, FeSO4 डॉट समथिंग कुछ और कलर हो। तो जैसे जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल चेंज करते जाओगे उसका कलर भी बदलता जाएगा। जैसे FeSO4 7H2O, इसको कुछ कुछ के कलर याद रखना है आपको। इसका देखो हमें कलर पता नहीं है इस वाले का, तो हमें श्योर नहीं है। इसका होता है ग्रीन कलर, देख लेना एक बार गूगल से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। और ये जो होता है ये भी व्हाइट कलर का होता है, CuSO4, ये व्हाइट, हाँ CuSO4 2H2, ये कलरलेस होता है वैसे, ये होता है व्हाइट कलरलेस, एक ही लिखते हैं, ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट, ठीक है सर। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई समस्या? ये था आपका। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट और डिहाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब, हाइड्रेट मतलब पानी कितना प्रेजेंट है, डिहाइड्रेट मतलब पानी उड़ा दिया हमने, इसको गर्म कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा, ये डिहाइड्रेटेड सॉल्ट है, डिहाइड्रेटेड, हाइड्रेट मतलब पानी का होना, ठीक है। उसका राइट ही जाएगा, जा सकता है, संभव तो देखो नहीं है, ये बात होता है कि इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर इम्पॉसिबल होता तो हम तो नहीं जा पाते ना, कि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे नहीं। अगर भारत से 17,636 ऐसे कुछ सीट है, इतने बच्चे का सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यानी संभव तो है। उसमें से कंप्यूटर साइंस संभव थोड़ा कठिन हो जाता है, बोलो क्यों? एक IIT की केवल 50 सीट होती है, ओनली 50 सीट्स होती है, किसके लिए? CS के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। और सारे एक जगह की CS अच्छी भी नहीं है, केवल 6 जगह की अच्छी है, जो पुराने वाले हैं, मद्रास वाले वगैरह, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर, ये अच्छे हैं, बाकी तो बेकार ही है। चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ 20 IIT का सीट मान लेता हूँ, तो 5 दूनी 10, तो कितने हो गए? 1000 सीट है केवल कंप्यूटर साइंस के लिए। चाहिए कितने बच्चों को? 27 लाख बच्चों को चाहिए होता है। तो ये है कंपटीशन, तभी सुसाइड करते हैं। सिलेक्शन रेशियो लेस देन 0.1%, इसलिए जिनके पास पैसा है वो विदेश निकल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पे भी समय जिसके पास है, क्योंकि वहाँ इजी है थोड़ा। फिर वहाँ से इंडिया होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये भी बता दूँ मैं। अभी एक स्टूडेंट हमारी गई थी मास्टर्स करने, वो करके आ गई है, तो उसका अच्छा जॉब लगा इंडिया में। कहाँ गई थी मुझे नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया गई थी शायद। उसने डेटा साइंस में MS किया था, उसने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस। अब इंडिया में MS होता है 2 साल का और फॉरेन में MS होता है 1 साल का, ये तो टाइम भी बच गया। लेकिन बीटेक तो 4 साल का ही होता है। मास्टर्स में कहीं कहीं दिक्कत है, जैसे इंडिया में MBA 2 साल का होता है, फॉरेन में कुछ जगह में MBA 1 ही साल का होता है, अमेरिका वगैरह में, UK वगैरह में। पर वहाँ बहुत पैसा लगता है, इसलिए नहीं जा सकते। 1 CR लगता है UK में MBA करने का। स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, बट फिर भी पैसा तो लगता ही है। तुम क्या करोगे? तुम्हारा सही है। तुम सही है। लॉ अच्छा कैरियर है, बशर्ते आपके पास एक बढ़िया बेस होना चाहिए। अगर आप कहीं से भी कर लिए लॉ तो नहीं बढ़िया है, आपको क्लैट देना चाहिए। क्लैट के थ्रू जो भी कॉलेज मिलते हैं लॉ के, आपकी लाइफ सेट है। भारत का लॉ का सबसे टफ एग्जाम क्लैट। कौन सा चैप्टर इसके बाद रिवीजन करना? डायग्राम क्यों बनवा रही हो हमसे तुम? इट्स वेरी बोरिंग। कौन सा डायग्राम कह रही हो?
तो लाइव प्रोसेस का डायग्राम तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सबसे आसान है। लोग ये क्या बना, चोंच, माउथ और इसोफेगस, फूड पाइप, जे शेप, वो तो यहाँ पे करा लेंगे। स्टमक जे शेप है ना, ये ऊपर कैसे जाता है, नहीं होता। होता तो है, कुछ तो होता, अभी सीखना है मेरे को इसको, बहुत सी चीजें, चलो सीखेंगे। इसके बाद यहाँ से जिगजैग, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको ओवरलैप कर देना, ये स्मॉल है, ये small हाँ 6 से 7 मीटर का होता है। इसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे तो आई नहीं रहा। लीवर है ना, मैं बना दूंगा, अभी मूड में नहीं हूँ मैं, अच्छा बना के सिखा दूंगा, कभी डायग्राम क्लास ले लेंगे सभी पूरी बायो की, ठीक है, अभी मूड में नहीं हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर्स के बाद हम क्या रिवीजन कराए बताओ, मेटल, मेटल नहीं आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है मेटल में, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, तो वहाँ तक तो शुरू से ही कराएंगे ना, तो ठीक है, अगली क्लास में मेटल मेटल करा देंगे, उसमें क्या, इसको भी ऐसे करेंगे, कब अगली क्लास कर लोगे? मंड, हाँ कल ही कल ही। तो इसमें भी वैसे कराएंगे थ्रू द एक्टिविटी, है ना, कल क्या होगा, मेरा कोर्स पेपर है। रिकॉर्डिंग देख लेना, थ्रू द एक्टिविटी, ठीक है, अभी तो यही करेंगे। और पूछो कोई डाउट है पुष्कर, बायो का रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बाद बायो का रिवीजन करा, बायो में भी तुम लोग का एक चैप्टर पूरा बचा हुआ है, और ये कम से कम लेगा 6-7 क्लास, कितना बड़ा चैप्टर है ये, पूरा लिखने वाला क्लास है, 6 क्लास रिक्वायर्ड। पीपीटी से पढ़ाने जल्दी हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, तो कोशिश तो करेंगे पीपीटी से पढ़ाने का फर्स्ट टाइम, एनसीईआरटी कराने का, क्योंकि ये बड़ी क्लास जाती है इसमें, इसके होते ही फिर बायो खत्म, क्योंकि इसके बाद क्या बचा, हेरिडिटी तो बचा, तो कुछ है ही नहीं हेरिडिटी में, साइंस का सिलेबस बहुत सही जा रहा है हमारा, खत्म ही होने वाला है। केमिस्ट्री में कार्बन बचा, बायो में ये 2 बचा, और फिजिक्स में मैग्नेट बचा, थोड़ा सा बांटा, तो सिलेबस सही जा रहा है, करा देंगे, फिर से करा देंगे, तुम लोग पढ़ो पहले, हम सब करा देंगे, पढ़ाने में कोई दिक्कत है, 5 बार करा देंगे।